जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किए रशियन ओरिजिन के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के आसमान में नजर आया चाइनीज रॉकेट का मलबा। श्रीलंका में इंडियन ट्रूप्स को भेजी जाने वाली रिपोर्ट्स को इंडियन हाई कमीशन ने किया खारिज। भारत बना रहा है एक बेहद ही फ्यूचरिस्टिक यूएवी। और जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के लिए पाकिस्तानी एजेंसी इस्तेमाल कर रही हैं सोशल मीडिया। द हिंदू की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की सर्विस में अभी हाल ही में कुछ स्मॉल नंबर्स में रशियन ओरिजिन के ईगल-एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंडक्ट किया गया है। और सोर्सेज का कहना है कि ये ईगल-एस सिस्टम कुछ ही समय पहले इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत रशिया से लिए गए थे। हालांकि सोर्सेज का यह भी कहना है कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वाली डील के तहत इंडियन आर्मी के लिए ईगल-एस सिस्टम्स का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पेंडिंग पड़ा है और जिसकी फिलहाल अभी रक्षा मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है। और चूंकि अब रशिया पर कई सारे सैंक्शंस लग चुके हैं तो इसके चलते इस वाली डील में अब और भी देरी होने की पूरी संभावना है। बाकी इसके अलावा आप सभी ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो जरूर देखी होगी जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई है, जिसमें इन राज्यों के अलग अलग हिस्सों में कल रात को आसमान पर एक चमकती हुई कई सारी चमकीली रेखाएं नजर आई हैं। हालांकि इन वीडियोस को लेकर पहले तो इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें जो आसमान से गिरती हुई चमकती हुई चीजें दिख रही हैं वो मीटियोर शावर है, यानी कि उल्कापिंडों की बारिश। लेकिन फिर बाद में इस वीडियो को लेकर कुछ एस्ट्रोनॉमर्स की तरफ से दावा किया गया है कि ये उल्कापिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट के अंश हो सकते हैं जो धरती के वातावरण में प्रवेश करते समय जल रहे थे। और जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि गिरने वाली वस्तुएं कुछ और नहीं बल्कि रॉकेट बूस्टर हो सकती हैं, जिनसे सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाता है और इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। और कुछ का यह भी दावा है कि चाइना के चांगझेंग 5B रॉकेट का एक अंश था जो कि शनिवार को पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया। और इतना ही नहीं, ये महाराष्ट्र के पास आसमान में ही जल गया। हालांकि इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ पे जिस चाइनीज रॉकेट की बात की जा रही है उसे फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। और इस चाइनीज रॉकेट के मलबे के पृथ्वी पर गिरने को लेकर चिंता पहले से बनी हुई थी। और कुछ का यह भी दावा है कि जिस रात की वीडियो वायरल हुई है यानी कि शनिवार की, तो उस दिन दुनिया भर से सिर्फ एक सैटेलाइट को ही लॉन्च किया जाना था। और अमेरिकन कंपनी ब्लैक स्काई ने शाम 6:11 बजे एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था। तो इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है कि गिरने वाली वस्तुएं उसके रॉकेट बूस्टर की हों जिन्हें सैटेलाइट को आसमान तक पहुंचाने के लिए लगाया जाता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी देखने को मिली हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि इस चाइनीज रॉकेट का मलबा पूरी तरीके से आसमान में नहीं जला था, बल्कि इसके कुछ टुकड़े महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में गिरे हैं। और वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो इस तरह से रॉकेट्स के री एंट्री को कवर करता हो और जो किसी एक देश के अंतरिक्ष के मलबे को किसी दूसरे देश की जमीन पर उतरने से रोकता हो। लेकिन हाँ, 1972 के स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन के तहत अगर किसी एक देश का अंतरिक्ष का मलबा किसी दूसरे देश पर गिरकर वहां पे कोई नुकसान करता है तो ऐसी स्थिति में जिसका वो मलबा है तो उस देश को उस नुकसान के लिए फाइनेंशियली जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। श्रीलंका में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स निकल के सामने आई थी जिनमें दावा किया जा रहा था कि श्रीलंका की मदद के लिए भारत अपने ट्रूप्स श्रीलंका भेजने वाला है। तो आपको बता दें कि श्रीलंका में इंडियन हाई कमीशन की तरफ से इन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया गया है और ऑफिशियल्स ने श्रीलंका में इंडियन ट्रूप्स को भेजे जाने वाली रिपोर्ट्स को स्ट्रांगली डिनाई करने के साथ साथ इन सभी को गलत और पूरी तरीके से निराधार बताया है। और इंडियन हाई कमीशन का यह भी कहना है कि हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित लोग इस तरह की अफवाह फैलाने से बचेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी चीफ सिंगापुर के 3 दिवसीय यात्रा के लिए निकल चुके हैं और इंडियन आर्मी चीफ की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच के मौजूदा डिफेंस रिलेशंस को और मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जुलाई 2020 में साउथ कश्मीर के अमशीपुरा में जो एक फेक एनकाउंटर वाला मामला हुआ था, तो इस मामले में दोषी पाए गए इंडियन आर्मी के कैप्टन रैंक के ऑफिसर के खिलाफ आर्मी ने जनरल कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है उसे शुरू कर दिया है, क्योंकि इस मामले के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पाया गया है कि ट्रूप्स ने अफ्स्पा के तहत निहित उनकी पावर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है। और ऑफिसर्स का कहना है कि इंडियन आर्मी ऑपरेशंस में अपने नैतिक आचरण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसलिए इस मामले पर दोषी पाए गए ऑफिसर के खिलाफ जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और हाँ, बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्हें ये जानना है कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमने इस पर भी एक वीडियो पहले बनाई है, आप उस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज रविवार को जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा से सुअरों के संगठन लश्कर के 2 मॉड्यूल्स को बस्ट किया गया है और इस दौरान इनके 5 एसोसिएट्स की गिरफ्तारी भी की गई है। गिरफ्तार किए गए इन एसोसिएट्स के पास से 2 चाइनीज ग्रेनेड्स और ऐसे कुछ अदर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स रिकवर किए गए हैं। और शुरुआती जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये सभी जिले में आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए मोबाइल सिम कार्ड्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे।
और जबकि जम्मू कश्मीर के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी एजेंसीज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए अब सोशल मीडिया का काफी ज्यादा इस्तेमाल करने लगी हैं और इसलिए उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है और जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकवाद का समर्थन करता हुआ पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। और बाकी आतंकियों से याद आया, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है तो इसी सर्कस के मुख्य किरदारों में से एक पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद अपने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने भारत के खिलाफ भी एक टिप्पणी करी है जिसमें उनका यह कहना था कि हमारी सरकार नहीं गिरी तो इससे भारत में निराशा का माहौल है। और आपको ध्यान होगा कि इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हमारी सरकार गिराने में विदेशी ताकतों का हाथ है और जिसमें खास करके अमेरिका की बात की गई थी। और बाकी ये तो कल हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा किसी तरीके से यूएस का साथ चाहते हैं और एक कारण ये भी हो सकता है कि रशिया यूक्रेन वाले मामले पर उन्होंने इस बार रशिया के खिलाफ बयान दिया, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने में अलग ही चल रहे हैं। और इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ की पहली 2 प्राथमिकताओं पर गड़बड़ी कर दी है, जिसमें से पहली प्राथमिकता है पाकिस्तान को FATF की ग्रिल लिस्ट से बाहर निकालना और दूसरी है अफगानिस्तान की तालिबान रिजीम को ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवाना। अभी हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 के दौरान NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने अपने एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म के सब स्केल मॉडल को भी डेमोस्ट्रेट किया था, जो कि असल में एक अनमैन्ड फ्लाइंग व्हीकल है जो कि दिन के समय ऑपरेट करने के लिए सोलर पावर को अपने पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल करता है, तो वहीं रात के समय के ऑपरेशंस के लिए इसमें इस्तेमाल की गई है हाई डेंसिटी की लिथियम आयन बैटरीज। और CSIR और NAL द्वारा बनाए जाने वाला जो एक फ्यूचरिस्टिक सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, तो विकसित होने के बाद इसका इस्तेमाल बॉर्डर सर्विलेंस के अलावा हमारे देश के जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर इंटरनेट एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए भी किया जा सकता है। और इसके विकसित होने के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होगा जिन्होंने खुद से इस तरह की फ्यूचरिस्टिक सोलर पावर्ड हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। और द प्रिंट के साथ एक खास बातचीत के दौरान NAL के डायरेक्टर का कहना था कि उनका जो ये हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म है ये 5G और 6G स्पेक्ट्रम में टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस के लिए एक स्यूडो सैटेलाइट की तरह काम करेगा। और जबकि सर्विलेंस और रिकॉनासेंस मिशंस के लिए इस UAV को कई सारे मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरास से इक्विप किया जाएगा। और वहीं इसके अलावा ये भारत के सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म साबित होगा जो कि दुश्मन के रडार के अंडर उड़ते हुए सर्विलेंस और रिकॉनासेंस मिशंस को कंडक्ट करने में सक्षम होगा और इसके लिए इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरास लगाए जाएंगे। और द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक NAL अपने इस UAV के सब स्केल मॉडल के जो फ्लाइट रन्स हैं उन्हें इसी साल सितंबर से लॉन्च करने की तैयारी कर रही है ताकि 2023 यानी कि अगले साल तक इसके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया जा सके। और जबकि ऑफिशियल का यह भी कहना है कि अभी के समय इसमें जो हमें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है वो है हाई डेंसिटी की लिथियम आयन बैटरीज। और वर्तमान समय में इस तरह की बैटरीज को हम अभी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, हालांकि NAL इन बैटरीज को भारत में ही विकसित करने पर भी काम कर रही है। नेटो चीफ का कहना है कि यूक्रेन में रशियन मिलिट्री के डीएस्केलेशन को लेकर वे कोई ज़्यादा आशावादी नहीं है। वहीं इसी बीच यूके की तरफ से कहा गया है कि रशिया यूक्रेन में जो सिविलियंस पर हमला कर रहा है तो इस हमले की जांच एक वॉर क्राइम के तौर पर होनी चाहिए। वहीं आज ओडेसा में यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक ब्लैक सी पोर्ट पर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स के मुताबिक इन स्ट्राइक्स में किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं। इसके अलावा भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की तरफ से क्लियर किया गया है कि हमने रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया है और जिसमें भारत ने रशिया से कम 3 से 4 दिनों की सप्लाईज खरीदी हैं। और उनका यह भी कहना था कि मैं अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने देश के हित को सबसे पहले रखूंगी और अगर आपूर्ति छूट पर उपलब्ध है तो मुझे इसको क्यों नहीं खरीदना चाहिए। यानी कि एक तरीके से भारत ने उन सभी देशों को क्लियर कर दिया है कि आप जितनी चाहे धमकी दे दें लेकिन भारत करेगा वही जो भारत के हित में होगा। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि पोलैंड उनकी जमीन पर यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने के लिए तैयार हो गया है। और बाकी इसी तरह की रिपोर्ट्स की वजह से ही हर किसी को इस बात का डर है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 तक की नौबत ना आ जाए। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 2018 में सिपाही M शुभम सूर्यकांत ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था, जबकि आज का वो दिन है जब 1914 में इंडियन आर्मी के प्रथम 5 स्टार रैंक ऑफिसर और वन ऑफ द बेस्ट इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का भी जन्म हुआ था और आज उनकी 108वीं बर्थ एनिवर्सरी है। और जबकि आज के दिन 1943 में इंडियन आर्मी की मेडिकल कोर को भी स्थापित किया गया था और इसलिए आज इंडियन आर्मी की इस मेडिकल कोर का 258th रेजिंग डे भी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और बाकी जाते जाते हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह ओपन है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।